या मैम ठीक है हाँ विजिबल है। जी, परफेक्ट। जी जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मुझे इस चीज का आइडिया है कि इस कॉल पर ऑल काइंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स हैं। लोग जो इंग्लिश मीडियम से पेपर लिखेंगे, कुछ लोग जो शायद ऐसे उर्दू में लिखेंगे, और कुछ लोग शायद हिंदी में, राइट। तो सबसे पहली बात आपको ये मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज से आप चीजों को समझते हो, और लैंग्वेज पे आपको इतना कमांड डेवलप करना है कि आप लैंग्वेज में अच्छी सरल तरीके से चीजों को आप एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के अलावा दूसरा आपका एक पैरामीटर जो आपके ऐसे पेपर में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, आपकी कितनी थॉट प्रोसेस डेवलप हुई है ऑन मल्टीपल टॉपिक्स, ऑन मल्टीपल थीम्स। मेरा जो लेक्चर डिलीवर करने का लैंग्वेज रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। कुछ चीजें मैं हिंदी में बोलूंगी, कुछ इंग्लिश में, ठीक है। बट इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि यहाँ पर हिंदी और अदर मीडियम के एस्पिरेंट्स भी हैं। आपको एक चीज समझनी होगी कि देखिए, अभी प्रिडोमिनेटली जो सारा कंटेंट है मोस्टली इंग्लिश में ही ज्यादातर अवेलेबल होता है। एंड अगर आपने कोई और मीडियम चुना है तो आपके पास खुद भी उसके इनफ रिसोर्सेज और आपके पास इनफ तरीके होंगे, एआई टूल्स का इस्तेमाल या गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल, जिससे आप चीजों को बहुत सारे लेवल्स पे ट्रांसलेट करते होंगे। तो मैं बस एक्सपेक्ट करूंगी कि शायद आप भी थोड़ा सा अपना सपोर्ट भी इसमें दिखाए। मैं जितना हो सके, मेरा जो इंग्लिश में ही रहा है सब कुछ, ऐसे का प्रेपरेशन और ऐसे का एक्सप्रेशन, और जब यहाँ तक कि जब तक मैंने लिया है, बट वी आई एम फ्रॉम माई एंड, मैं आपको अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगी। आई विल अकोमोडेट एज मच एज पॉसिबल ऑल काइंड्स ऑफ मीडियम्स। आप भी अपनी तरफ से उतनी कोशिश रखें, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ डूज एंड डोंट्स, सबसे पहले तो जैसे सर ने आप लोगों को म्यूट पर रखा है, दैट इज फॉर डेकोरम ऑफ द क्लास, कि क्लास उतना डिसिप्लिन में रहे। दूसरी चीज, आपके हो सकता है बहुत जेन्युइन क्वेरीज हो और आप इमीडिएटली आस्क, यू वांट टू आस्क अबाउट इट, बट आई कैन नॉट सी द स्क्रीन एंड द चैट बॉक्स टुगेदर। ओके, सो व्हाट आई विल डू फॉर ईज ऑफ कम्युनिकेशन, आई विल एलोकेट टुवर्ड्स द एंड 5 to 10 मिनट्स, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर राउंड रख सकते हैं। तो जस्ट कीप योर नोटबुक एंड पेन हैंडी, जिसमें आप इस सेशन के सारे नोट्स भी लोगे, और साथ ही आपको जो भी डाउट्स होंगे आप उसको बस लिख कर रखिए। इवन तो मैं अभी कुछ बोल रही हूँ और आपको इमीडिएट डाउट आ रहा है, तो आप प्लीज थोड़ा सा उस चीज को होल्ड पर रखेंगे, आप उसको अपने लेवल पर लिख कर रखेंगे। टुवर्ड्स द एंड जब Q&A राउंड होगा, दैट टाइम वी विल ट्राई एंड एड्रेस एज मच एज पॉसिबल योर क्वेरीज, ठीक है। तो ये डूज एंड डोंट्स नंबर 1 हो गया। दूसरा, आपके जो एक ब्रॉड आपकी जो क्वेरी चल रही है कि आपको पीडीएफ्स हिंदी इंग्लिश किस तरह से प्रोवाइड होंगे, तो पीडीएफ्स और क्या प्रोवाइड होगा वो मैं अलोंग द लेक्चर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो कल का सेशन जो आपका रहा, मुझे ऐसा लगता है काफी हेल्पफुल होगा। जो कंप्लीट बिगनर्स होंगे उनको भी एक सॉर्ट ऑफ ओवरव्यू मिला होगा, एंड आप लोगों को एक बहुत अच्छा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गया जब आपको डायरेक्टली 1-on-1 शबरी सर से बात करने का मौका मिला, राइट। तो आई एम होपिंग वो आपके लिए हेल्पफुल था। अब वहां से आगे हम लोग थोड़ा सा बिल्ड करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या बिल्ड करेंगे, हमने यहाँ पर 2 चीजें सीखनी है। सो हियर आई एम, जस्ट बिफोर वी स्टार्ट, अभी आज मैं आपको एजेंडा बताती हूँ, आज के सेशन का एजेंडा क्या है। तो हमने बेसिक गाइडलाइंस अब डिस्कस कर लिए, अब हम 2 तरीके से चीजों को देखेंगे। नंबर 1, वी विल अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में व्हाट वाज आस्क्ड, ठीक है, क्या पूछा गया था। what was asked in UPSC in terms of essay, ये हम लोग चेक करेंगे। जैसे ही हम चेक करते हैं कि what was asked, उससे हमको क्या पता चलेगा, हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लास्ट टाइम आई हैड रेज्ड वन क्वेश्चन टू यू कि आप यू आर सिटिंग इन एन ओशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। एंड आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स थी, एक थी कि आप एक ओशन ऑफ नॉलेज में हो, दूसरा आपका था कि आप शायद 20-21 ईयर्स पे हो, तीसरा था शायद आपकी रीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है अब तक, यू नॉट कंप्लीटेड योर सिलेबस रीडिंग, ठीक है। रीडिंग कंप्लीशन नहीं हुआ है, आपको एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग अभी डेवलप नहीं हुई है, आपकी मल्टी डिमेंशनल थिंकिंग अभी शायद कमजोर है। सर ने भी शायद कल ये बात को डिस्कस किया था कि एक है लैंग्वेज, बट दूसरा आपकी मेच्योर थिंकिंग, आपकी पर्सनालिटी, आप किस किस तरीके से चीजों को सोच सकते हो, ये सारी चीजें भी मैटर करती है। हाउ मल्टी डिमेंशनली यू कैन थिंक, हाउ यू कैन थिंक विद अ सोल्यूशन माइंडसेट, राइट। सोल्यूशन माइंडसेट एज अ ब्यूरोक्रेट, आपको वहां पर जाके चीजों को
प्रॉब्लम के बाद आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो आपका ये माइंडसेट है कि नहीं, आपने हर एंगल से चीजों को समझा है कि नहीं, एंड ऑफ कोर्स आपने उसको अच्छे से एक्सप्रेस किया है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे ये सारे डिस्कशंस हो चुके हैं इन ब्रीफ जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये ओशन ऑफ नॉलेज जो ये हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम ये था कि इट्स ह्यूज, द द एम्बिट इज ह्यूज, ऐसे का एम्बिट बहुत ब्रॉड है। दूसरा, आप लोग अभी शायद इतने वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो, और एक्सप्रेशन वगैरह भी शायद आपने नहीं सीखा है, बट ये सारे प्रॉब्लम्स को हमको कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो निकालना है, राइट? आपके पास क्या है? आपके पास है नेक्स्ट अपकमिंग 15 to 25 डेज, जितने भी दिन है एग्जाम के लिए। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि नहीं, जो जो लिमिटेशंस थी उसके साथ हम वी कैन नॉट कोप, और हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और हमें अभी भी डेवलप नहीं है। तो हमने इसका कहीं ना कहीं से तो सोल्यूशन निकालना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हम सोल्यूशन में ये देखेंगे कि हम डीकंस्ट्रक्शन करेंगे ऑफ टॉपिक्स। डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक्स, इसका मतलब क्या है? हम जाएंगे और हम थोड़ा सा वी विल सी कि हम किस तरह से हमारे काम को आसान बना सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यूपीएससी कौन सी टॉपिक्स को बार बार टच करता है, और अभी जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, हम वही टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे? प्रिपेयर। ठीक है, और अभी एक आप बहुत ही इंटरेस्टिंग आपकी स्क्रीन पर मैजिक होता हुआ देखोगे। आई लिटरली विल कॉल इट मैजिक बिकॉज दिस हैज टू बी शोन टू यू। अनलेस इट इज शोन टू यू, आप इस पे बिलीव नहीं करेंगे। तो आई विल बी शोइंग यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, जिससे आपकी जो सारे ऊपर के जो इश्यूज थे वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये मैजिक क्या है? ये मैजिक समवेयर आपको बताएगा कि यूपीएससी के कई पेपर्स, लेट मी यूज दिस वर्ड, आर लीक। Why are they leaked and how are they leaked? Because they have given you a compendium of previous year questions. Okay, they have given you a list of topics, and they have given you a huge thing called as syllabus, and the most important thing, they have provided you पिछले सालों में उन्होंने क्या किया है। तो एज अ स्मार्ट एस्पिरेंट आपका काम क्या है? आपको इस चीज को डिकोड करना है। कहीं ना कहीं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि शायद उन्होंने ये नहीं किया होता है, डिकोडिंग उनका वीक होता है, या और ये डिकोडिंग खुद से भी डेवलप नहीं होता है। जब आपको कोई, जैसे अब फिलहाल चलिए मैंने आपका काम बहुत आसान कर दिया, मैं आपको हैंड होल्ड करूंगी, मैं आपको ये डिकोडेड वर्जन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो इनिशियल इयर्स गेट वेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दिस decoding, और जैसे कहते हैं ना, we have to crack this, so to crack it you have to decode it. So this decoding we will do right now, and this will be the most interesting part of the session. ठीक है, तो आपने जब एक बार डिकोड कर दिया है तो आपको सिर्फ तरीका पता होना चाहिए, मेथड। जैसे आपको मेथड पता लग गया तो आपको फिर मेथड के ऊपर मास्टरी लेकर आना। ठीक है, तो ये आपका तरीका होगा चीजों को करने का। और दूसरी बात ये है कि ये जो आपने पहले तो एक बार अंडरस्टैंडिंग कर लिया है, टॉपिक्स को डिकोड कर दिया है, उसके बाद आपका मेथड क्लियर है कि ओके हम लोग इस टॉपिक को इतने एंगल से सोचेंगे, ये एंगल से हमको इसको एनालाइज करना है, और उसके अलावा हमको इसके ऊपर कुछ चीजों को प्रिपेयर करके रखना है। तो आप काफी चीजें जो है ना प्री प्रिपेयर करोगे। जैसे आप कुछ चीजों पर प्री प्रिपेयर हो जाओगे तो आप जाकर फिर वहां पर कंटेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब दो चीजें हैं यूपीएससी के पूरे प्रिपरेशन में, आप ये चीज को ध्यान में रखना। दो चीजें हैं, ठीक है, एक चीज नहीं है, दो चीजें हैं। क्या है वो दो चीजें? टू थिंग्स, ओके, टू मेजर थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? वन इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड द अदर इज मेमोराइजेशन। ठीक है, व्हाट पीपल थिंक, अगर कोई बच्चा एनालिटिकल स्किल्स में, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स में बहुत अच्छा है, so what that person initially out of college, what that person thinks, oh my critical thinking skills are very polished, I am a very good I can understand things very well, I am a very good critical thinker, और मैं चीजों को बहुत अच्छे से समझता हूँ, मैं 5-6 एंगल से भी सोच लेता हूँ, और मुझे उतना वाइड थिंकिंग और इन डेप्थ थिंकिंग है, मेरी उतनी रीडिंग भी अच्छी है। ओके, वेरी गुड फॉर यू, यू आर अ पर्सन हु हैज गॉट 1 स्टार ओवर हियर। बट फिर वही लोग कहीं ना कहीं कुछ चीजों को भूल जाते हैं। दे थिंक दैट यहाँ पर मेमोराइजेशन का गेम नहीं है। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू,
यहाँ पर मेमोराइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आपको चीजों को ऑफ कोर्स समझना है, ये तो फर्स्ट लेवल है और आपको बहुत अच्छे से समझना है, बट उसके साथ साथ आपको काफी चीजों को मेमोराइज भी करना होगा, ठीक है। तो आप ये कंपोनेंट को भूल जाते हैं, एस्पिरेंट्स फॉरगेट दिस कंपोनेंट एंड देन दे गो इन द एग्जाम एंड देन दे आर लॉस्ट बिकॉज दे हैवंट मेमोराइज्ड। ओके, तो आपने विमेन के इशू को समझ तो लिया, आपने एनवायरनमेंट को समझ तो लिया, बट फिर आपने उसके जो रेलेवेंट कोट्स थे उसको आपने याद ही नहीं किया, ठीक है। उसके जो आर्ग्यूमेंट्स थे उसको आपने थोड़ा सा 2-3 बार अपनी मेमोरी में फीड करके आपने उसको अपने मेमोरी लूप में डाला ही नहीं, तो आप कैसे उसको फिर रिप्रेजेंट कर पाओगे। देखो हमको क्या करना है, वी आर एस्पिरेंट्स, वी हैव टू गो एंड गिव एन एग्जाम, दैट इज अल्टीमेट जॉब। दैट अभी के लिए एज अ स्टूडेंट आपका अल्टीमेट जॉब है, आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। तो आप भले 6-7 एंगल से चीजों को पढ़ चुके हो, बट अगर आपने उसको अपनी मेमोरी में फीड नहीं किया, ठीक है, योर ब्रेन इज एन ऑर्गन, ठीक है, लाइक अदर ऑर्गन्स, आपको उस अपने ब्रेन को, अपने माइंड को, आपको उसके साथ डील करने आना चाहिए। आपको अपनी पर्सनालिटी पता होनी चाहिए कि मैं किस तरह से चीजों को याद करती हूँ, क्या मुझे लिख कर याद होती है, क्या मुझे बोल कर याद होती है, क्या मुझे किसी और को समझा कर याद होती है। तो आपको इसकी ट्रेनिंग करनी है, आपकी ब्रेन माइंड की आपको ट्रेनिंग करनी है एज पर योर पर्सनालिटी। तो आपको चीजों को मेमोराइज करना पड़ेगा। आप 6-7 एंगल से पढ़ लिए, बट आपको अपने अगर अपनी मेमोरी फीडिंग अच्छे से नहीं की, ठीक है, और मेमोरी फीडिंग के बाद मेमोरी रिट्रीवल, आपको इंफॉर्मेशन को उतने कम टाइम में रिट्रीव करना है, आपको इन्फॉर्मेशन को निकाल कर पेपर पे फिर रिप्रेजेंट भी करना है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज वाला पेपर है। तो ये रिट्रीव रिप्रेजेंट का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू हो गया विच विल बी एप्लीकेबल इन ऑल subjects, in all exams, in any field. Okay, so this you have to get, this game has to be very clear before we start anything, be it mains, be it prelims, be it essay writing, anything and everything. This is the major task that an aspirant has to do. Okay, so understanding memorization and then knowing how do you deal with your memory and how do you retrieve, represent and practice. Okay, तो ये चीजें बेसिक आपको शुरू करने से पहले मुझे बताना इंपॉर्टेंट लगा। Okay, now we will go to the magic which I told you. Magic क्या था? decoding of topics. And let me tell you, it's no magic. अगर आप भी बैठकर थोड़ी देर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो आप भी स्किल डेवलप करेंगे, और आपको ये स्किल डेवलप करना ही होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में आना चाहते हो तो आपको हर चीज को एनालाइज करना सीखना होगा, ठीक है। दिस एनालिसिस यू हैव टू डेवलप। So now what are we going to do? We are going to go to the decoding section. So here it is. Can you see? There are a list of essays which were asked by UPSC in the previous years. ठीक है, ये हमारे लिए एक ट्रेजर ट्रोव हो जाता है। This is your treasure. Okay, ये खजाने में से हम इसका एक थीमेटिक ओवरव्यू करेंगे और हम समझेंगे हमको प्रिपेयर क्या करना है। What do we have to prepare? Okay, so what do we have to prepare is what we will see in the first half of the session today. So first I'll take you through the broad topics. History, कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये एक यूपीएससी ने पूछा है। दूसरा देखिए सोसाइटी, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी, यूनिटी, ये सारी टॉपिक्स हो गई। तीसरा आप देखिए यहाँ पर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। ओके, और उसके बाद आप देखेंगे नीचे एम्पावरमेंट सेक्टर्स एंड सेक्शंस। फिर एक टॉपिक है आपका पॉलिटी पर, फिर है आपका हेल्थ और एजुकेशन पर, फिर नीचे जैसे आप आएंगे सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड अग्रीमेंट्स, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज एंड अदर एक्टिविटीज, इकोनॉमी, ये एक आपका और एक थीम हो गया, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक आपका थीम हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे फिलोसफिकल टॉपिक सारे। ओके, तो हम सब देखेंगे वन बाय वन, और हम देखेंगे कि किस तरह से चीजें रिपीट होती है यूपीएससी में। तो व्हेन यू गो फॉर डिकोडिंग, व्हाट यू आर मेजरली एनालाइजिंग इज द repetition of topics and therefore your ability to prepare prior. तो आप जब प्रायर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए काफी चीजें आसान होंगी। देखो ऑफ कोर्स ऐसे में आपका एक अलग फ्लेवर आना चाहिए, आपको एक बहुत बाय द टाइम आप आपका फाइनल यूपीएससी का ऐसे लिखोगे आपको बहुत ग्रूमिंग की जरूरत है। बट हाउ डू वी बिगिन? वी बिगिन इसी तरीके से हमको मेज को नेविगेट करना है, इसी तरीके से हमको प्रिपेयर करना शुरू करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले हम यही टॉपिक को देख लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एज आई मेंशन्ड, मैं भी चैट बॉक्स देख नहीं रही हूँ, तो आई होप दैट इज फाइन विद यू ऑल एंड वी आर एट अ गुड पेस। आर वी एट अ गुड पेस अब तक? आई होप वी आर। ओके, वॉइस इज क्लियर। कुछ लोगों को इशू आ रहा था, ठीक है, परफेक्ट। तो again I might not have the opportunity to keep checking the chat box, so we will
कीप द क्वेश्चंस फॉर द लास्ट 5 minutes। अभी हम सीधा एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स पे जाते हैं, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक आपका यूपीएससी का ऐसे पूछने का थीम है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे यूपीएससी क्या पूछता है, ठीक है, वी विल जस्ट सी कि उन्होंने इन द अपकमिंग और इन द प्रीवियस ईयर्स कैसे उन्होंने क्वेश्चंस को फ्रेम किया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज science and technology is your first topic is science and technology is the panacea for the growth and security of the nation। Okay, one more disclaimer before we start। जो बच्चे हिंदी और उर्दू मीडियम से हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अपनी तरफ से इतना एफर्ट डालें कि यहाँ पर मैंने सारे लैंग्वेजेस में टॉपिक को ट्रांसलेट नहीं किया है, बट एज आई एम स्पीकिंग मैं उसको ट्रांसलेट करूंगी आपके लिए कि पेनेशिया का क्या मीनिंग है, ग्रोथ का क्या मीनिंग है। बट आपको अगर एग्जैक्ट टॉपिक चाहिए तो आप अपने लेवल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कोई भी वेबसाइट खोल के रखिए। देखिए, इट्स वेरी इजी, यू जस्ट गो एंड यू टाइप, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं बार बार स्क्रीन स्विच नहीं कर सकती, तो ये आपको प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स कहीं पर भी इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो आप अपने लेवल पे उसको देखिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पेनेशिया फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो ये शायद आपने 10th में भी ये टॉपिक पढ़ी होगी या 12th में भी, और 12th और 10th में भी आपने इसके ऊपर ऐसे लिखा होगा। तो ये इतनी सिंपल टॉपिक है। पेनेशिया का मतलब क्या, इट्स लाइक अ मेडिसिन और इट्स अ सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन और मेडिसिन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो ये आपकी बेसिक एक टॉपिक है। तो यूपीएससी आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोच के रखें, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाकई में सोल्यूशन है क्या ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए, हाँ या ना, हाँ तो क्यों और कैसे, ना तो क्यों नहीं, और ओनली साइंस से नहीं होता है, साइंस प्लस अदर थिंग्स से होता है। तो ये तरह का थॉट प्रोसेस। अभी हम ऐसे के टॉपिक को अंदर इन डेप्थ नहीं डिस्कस करें, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि साइंस के एरिया से क्या क्या पूछा था। ओके, तो ये फर्स्ट टॉपिक हो गई। सेकंड देखिए आप, टेक्नोलॉजी कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। जो टेक्नोलॉजी है, इट कैन नॉट रिप्लेस मैन पावर। ऑफ कोर्स ये बहुत ही ऑब्वियस स्टेटमेंट है, लेकिन फिर आपको इसके ऊपर भी प्रिपेयर करना है। दिस इज वन मोर थीम या वन मोर डायमेंशन अंडर साइंस जिसके ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। यूपीएससी खुद आपको बता रहा है कि टेक्नोलॉजी मैन पावर का आप कंपैरिजन सोचिए, क्या टेक्नोलॉजी मैन पावर को रिप्लेस कर चुकी है, यस नो, क्यों क्यों नहीं। तो आपको ये सारे एंगल्स पे सोचना है, ठीक है। थर्ड देखिए आप, साइबर स्पेस एंड इंटरनेट। साइबर स्पेस एंड इंटरनेट जो आप हम सब यूज कर रहे हैं, ब्लेसिंग और कर्स टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है, साइबर स्पेस जो है, आज आप सुन रहे हो साइबर वॉर के बारे में, आप सुन रहे हो कि हैकिंग हो सकती है, आप अलग अलग चीजों को आप समझ रहे हो, आप सुन रहे हो, तो आपको ये आपको एक्सप्लेन करना है कि साइबर स्पेस और इंटरनेट क्या ये ब्लेसिंग है, क्या ये कर्स है। ब्लेसिंग है ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी मैं आप इतने लोगों के साथ कनेक्ट हो पाई एंड वी आर कंडक्टिंग वन सेशन, राइट। सो एंड वी आर डूइंग सो मेनी, जैसे मैंने इंटरनेट और इंटरनेट से टॉपिक्स उठाए, फिर मैंने इसको टेक्नोलॉजी के जरिए मैंने इसको अच्छे से एडिट किया एंड काफी चीजें की। तो इट इज अ ब्लेसिंग फॉर मी, बट व्हेन दिस एंटायर सिस्टम ऑफ द कंट्री, साइबर सिस्टम गेट्स हैक्ड एंड इट्स अ कर्स, ठीक है। तो ये एक और एक थर्ड एंगल हो गया। फोर्थ देखिए आप, सोशल मीडिया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन अब खुल रहा है। तो आपने ये 3 बेसिक टॉपिक देख ली। अब चौथा आप टॉपिक देखिए, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम, ठीक है। क्या बोल रहा है, सोशल मीडिया जो है एक सेल्फिश मीडियम है, मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है जो इनहेरेंटली सेल्फिश है, इट्स नॉट अ गुड मीडियम, मतलब इसको पूरा नेगेटिव लाइट में दिखाया उन्होंने, ठीक है। थर्ड फिफ्थ टॉपिक आप देखिए, सोशल मीडिया इज ट्रिगरिंग fear of missing out amongst the youth, precipitating depression and loneliness। ये कब पूछा था देखो, 2024, which is just 1 year ago। So एक बार in 2017 UPSC told us कि please read on social media and come। In 2024 it repeated the topic। Okay, so if you had written this essay on social media as a selfish medium, आपने इसको थोड़ा सा तो पढ़ा होता, आपने इसको 4-5 एंगल से एनालाइज किया होता, आप देखोगे कि फिफ्थ टॉपिक विच इज आस्क्ड इन 2004 सेम नेगेटिव ट्रेंड पर थोड़ा सा और उन्होंने टॉपिक को खोल दिया है। सेल्फिश मीडियम की जगह उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, डिप्रेशन होता है, लोनलीनेस होता है, सोशल मीडिया ये ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि यही मैजिक की मैं बात कर रही थी, जब आपने एक टॉपिक प्रिपेयर किया है दूसरा आपके लिए इजी हो जाता है। थर्ड देखिए आप, biased media is a real threat to Indian democracy। Okay, one more interesting thing I want to tell you कि जैसे आपने ये फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक देखा, आप अगर किसी के पास अगर बुक हो जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जामिया में एक साल में एग्जैक्टली सेम डायमेंशन पर क्वेश्चन पूछ लिया गया, ठीक है।
अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्या टॉपिक थी। आई एम रीडिंग इट फ्रॉम अनदर स्क्रीन। टॉपिक थी सोशल मीडिया, रेडिकलाइजेशन एंड चेंज, इश्यूज एंड पॉसिबिलिटीज। ये 2018 में जामिया के आरसीए के एंट्रेंस में पूछा गया था। ठीक है, क्या पूछ रहा है? अगेन सोशल मीडिया को ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? थोड़ा सा उसमें 3-4 थीम्स दे दिया, रेडिकलाइजेशन और क्या बताया, चेंज, इश्यूज एंड पॉसिबिलिटीज। मतलब यहाँ पर वो आपको सोल्यूशन भी बोल रहा है, इश्यूज प्लस पॉसिबिलिटीज। और थोड़ा सा इन्होंने रेडिकलाइजेशन पे वो लोग चले गए। यहाँ पर उन्होंने खाली डिप्रेशन और लोनलीनेस वाले फैक्टर को एड्रेस किया। यहाँ पर उन्होंने ब्रॉड रखा सेल्फिश मीडिया में। तो यहाँ पर आप बहुत सारे डायमेंशन को खोलोगे तो आपको ये थर्ड मैजिकल चीज जो मैं कह रही थी आपको दिख गई। तो जहां आपने एक बार सोशल मीडिया को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, आप उसकी तीन तरफ आप देख रहे हो कि इट हैज बीन रिफ्लेक्टेड। ओके, सो दिस वाज द मेजर थिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट। नाउ दिस वाज 2018 Jamia, but if you go and if you search inside, even in 2019 Jamia asked a question on social media. क्या पूछा उन्होंने? Social media propels democracy and simultaneously could be the biggest threat. ठीक है, तो ये सोशल मीडिया के डेमोक्रेसी को हेल्प भी कर सकती है प्लस उसको थ्रेटन भी कर सकती है। ये एंगल को उन्होंने पूछ लिया 2019 के ऐसे में। तो अगर आपने फर्स्ट में ही सोशल मीडिया को खोल खोल कर पढ़ा होता, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट नॉट जस्ट ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी बट ऑल्सो ऑन इलेक्शंस, जो आपको पता होगा कि इलेक्शंस पे क्या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है। देन आपने रेडिकलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा कि सोशल मीडिया से किस तरह से टेररिज्म और हेट क्राइम्स और अदर चीजें स्प्रेड हो रही है। तो आप ये चारों पांचों टॉपिक्स को आप डिसेंट तरीके से एड्रेस कर सकते थे। डायरेक्टली वो लोग कीवर्ड सोशल मीडिया से स्टार्ट होकर सब डायमेंशन देते हैं। ठीक है, तो 2018 2019 जामिया, 2024 यूपीएससी, 2017 यूपीएससी, एवरीथिंग इज ऑन सोशल मीडिया। सो आपका टास्क क्या है यहाँ से की टेक अवे? हमको इस टॉपिक पर पढ़ना है। ठीक है, और इस टॉपिक को खोल खोल कर हमको फिगर आउट करना है कि क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। आई होप यू कैन अप्रिशिएट व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एक और एक रिलेटेड टॉपिक है। मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया की बात तो हो गई, अब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हो रही है। बायस्ड मीडिया इज अ रियल थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी। देखिए, ये जो मैं आपको बोल रही थी 2019 यूपीएससी क्वेश्चन, 2019 जामिया आरसीआई पेपर, सोशल मीडिया डेमोक्रेसी। आपको समझ में आ रहा है कि आपकी पेपर किस तरह से लीक्ड है और आपको किस तरह से टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना है? तो वही चीज है, बायस्ड मीडिया थ्रेट टू डेमोक्रेसी। इन्होंने कर दिया सोशल मीडिया डेमोक्रेसी को थ्रेटन करता है कि क्वेश्चन मार्क। ओके, अब नेक्स्ट आ जाइए, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर अ क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट इंडिया। अब हम लोग सोशल मीडिया की टॉपिक से हट गए हैं और हम लोग क्या बोल रहे हैं? टेक्नोलॉजी का रोल इन क्लाइमेट चेंज। तो दो टॉपिक को लिंक कर दिया, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट। एंड इफ यू कैन लुक अप, they have once asked, is technology a panacea for growth and security? So in the first 2013 they spoke of science and technology, whether it is essential or whether it is a solution for growth and security. And in 2018 they have linked technology to climate change. Okay, so this is one more dimension that you can see. Up 7th देखिए, rise of AI, the threat of jobless future. AI तो आ रहा है, we are seeing ChatGPT, we are seeing other AI chatbots. So is it a threat to jobs or better opportunities through skilling and upskilling, reskilling and upskilling? ठीक है, तो इसके ऊपर डिबेट है कि AI के ऊपर डिबेट चल रहा है कि जॉबलेस फ्यूचर हो रहा है कि ये स्किलिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो जॉबलेस कीवर्ड है ना, जॉबलेस कीवर्ड को यूपीएससी ने इससे पहले भी एक बार पूछा है। आप इसमें ही देखेंगे कि जो जॉबलेसनेस है, जॉबलेसनेस में उसका एक फेवरेट थीम है। ठीक है, देखिए, नियर जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, इज इट एन अनोमली और एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? तो हमको क्या पता चलता है कि ये जो डायमेंशन है कि इंडिया में जॉब्स क्यों नहीं है या इसका क्या रीजन है? इज इट एआई? एक इन्होंने ये पूछ लिया कि इज इट एआई इन 2019, बट 2016 जब हम लोग थोड़ा एआई का इतना सर्च नहीं हुआ था, तो दैट टाइम व्हाट वर दे आस्किंग, जॉबलेस ग्रोथ का रीजन क्या है? इज इट जस्ट एन एनोमली? एनोमली मतलब कुछ अबनॉर्मल चीज, या ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का आउटकम है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे सही नहीं हुए तो इस वजह से जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। तो आप देख रहे हो कि सेम कीवर्ड भी रिपीट हो रहा है। ओके, नाउ वी मूव अहेड। तो वी वर एट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स। फिर आप देखिए आगे, टेक्नोलॉजी, इसको उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर दिया। ऊपर एक बार उन्होंने इसको क्लाइमेट चेंज से लिंक किया था, दूसरी बार ये लोग इसको आईआर से लिंक कर दिया। ठीक है, थर्ड देखिए,
ये 9 का ये वाला क्या चीज है ना, इससे पहले आप 10th वाला देख लीजिए, ये रिलेटेड है इनोवेशन। इनोवेशन भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, राइट। तो इनोवेशन जो है इट्स अ की डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। क्या बोल रहे हैं वो लोग कि जो इनोवेशन है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे दो चीजें होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। तो इन द सेम पेज व्हाट कैन यू सी, you can see that they have linked science to they have linked number one science to IR, international relation, then they have linked it to economic growth and social welfare, and third उन्होंने climate change को link किया। और ये वाली टॉपिक जो थी हमारी उसमें उन्होंने सिर्फ ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन पे उन्होंने बात की। तो आपको एक ही पेज पर पूरे टॉपिक्स का एनालिसिस हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी लेवल पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब ये वाला देखिए, नाइन्थ वाला टॉपिक क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। 2021 में पूछा था। किससे लिंक कर सकते हो आप इसको, विच टॉपिक विल यू लिंक दिस विथ? वही सोशल मीडिया से लिंक कर दो थोड़ा बहुत, कि सोशल मीडिया से फोमो हो रहा है, सेल्फ डिस्कवरी नहीं हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो उसी तरह का थीम दिख रहा है आपको कि आजकल आप हर चीज को गूगल कर सकते हो, राइट। मतलब हर चीज की पहचान आपको इंटरनेट दिलवा देगी, बट आपकी खुद की पहचान, जो सेल्फ डिस्कवरी, कैन यू टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स दैट? ओके, सो दिस इज द डिबेट कि आपको इस लेवल पे सोचना है कि जो प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी है, सी यू आर अ ह्यूमन बीइंग, as a human being you are made up of emotions, ठीक है। You are made up of a mind which is both having a logical bend and an emotive bend, ठीक है। उसमें आप अपनी एक सेल्फ डिस्कवरी करते हो। आपको कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, वो आपको फ्यूल करता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ये 4 डिमेंशंस पे आप अपनी खुद की पहचान करोगे, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है, मेरे सामने क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या रिस्क है, क्या थ्रेट है, राइट। तो आप ये सारी चीजें भी क्या आप टेक्नोलॉजी को दे दोगे? क्या खुद के साथ उतना टाइम स्पेंड करके आप खुद को पहचानोगे, राइट। बट क्या हो रहा है आजकल, देयर इज अ पर्सनालिटी टेस्ट, आप 10 क्वेश्चन आंसर कीजिए ऑन द इंटरनेट और आपको बता देगा आप इंट्रोवर्ट हो, आप एक्सट्रोवर्ट हो, फिर आप बिलीव करने लग जाते हो, ओके दिस इज व्हाट माय पर्सनालिटी टेस्ट हैज गिवन मी। तो ये वाला एक नया डिमेंशन उन्होंने 2021 में पूछ लिया। ओके, सो कैन वी अप्रिशिएट दिस एंड इज द पेस गुड? मैं थोड़ा सा स्लो ही जा रही हूँ बिकॉज इट्स जस्ट द स्टार्ट, वी कैन ऑफ कोर्स स्पीड अप, बट इज द पेस एंड एवरीथिंग गुड? नाउ वी विल सी द चैट बॉक्स क्विकली। तो आप मुझे क्विक एक थम्स अप दीजिए इफ वी आर गुड टू गो। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो सबको समझ रहा है, दिस इज द फर्स्ट बिट ऑफ एनालिसिस दैट वी वांटेड टू डू, ठीक है। बैक टू द स्क्रीन। तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एनालिसिस हो गया। थोड़ा सा मैं अब थोड़ा सा क्विक करूंगी सो दैट हम सारी टॉपिक्स को कवर कर पाए, फिर इवेंचुअली हम जो आगे का काम है उसको भी हम अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। तो थोड़ा सा पिक अप ऑन स्पीड। अब सेकंड देखिए, इकोनॉमी देख लेते हैं, ठीक है। इकोनॉमी में देखिए यूपीएससी का एक फेवरेट थीम है हैप्पीनेस, ठीक है। इवन इन जीएस पेपर 4 आप एक और एक चीज समझ लीजिए कि जैसे आप एथिक्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, पैरेलली आप ऐसे के लिए प्रिपेयर करेंगे, दोनों प्रिपरेशन एक के अंदर फीड होगी, ठीक है। तो ये हैप्पीनेस वाला डायमेंशन जीएस 4 में भी बहुत पूछा है यूपीएससी ने, बस ये मुझे हाईलाइट करना था। तो इसमें क्या बोल रहा है, इकोनॉमी इज योर टॉपिक, इकोनॉमी इज योर सब्जेक्ट और थीम। जीडीपी along with GDH, that is gross domestic product, along with gross domestic happiness would be the right indices for judging the well-being of a country। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि कितने पैसे हैं कंट्री के पास, आपको ये भी देखना है कि कितने लोग खुश हैं, और इसी से आप वेलबींग ऑफ अ कंट्री जज कर सकते हो। ये 2013 में पूछ लिया। फिर उसके बाद आप देखिए, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। मतलब आपको ऐसे लगता है कि टुडे आई विल स्टार्ट प्रिपरेशन, टुमारो व्हेन आई बिकम एन आईएएस ऑफिसर आई विल बी हैप्पी। No, your happiness is the path. That means right now you're in the journey, you're preparing. So the journey is happiness, and you have to make sure that the journey is happiness. You have to not put your focus here because that will further lead to anxiety, depression, and other things. ठीक है? तो this is what is the crux of this topic. 2024. देखिए, as recent as 2024, what is UPSC asking? मतलब वो आप ये भी आप समझिए कि यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट भी कितना सिंपल चीजें कर रहा है। आप एक नॉर्मल जैसे सर ने भी कल आपको शायद बताया ये चीज कि आप ऐसे पेपर का प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही कर दीजिए।
तो अगर आपने ऐसे पेपर पर पहले से प्रिपेयर किया होता या अगर आपने टॉपिक्स देख लेते तो आपको इतना हैवी जीएस का नॉलेज इतना शायद चाहिए भी नहीं। ऑफ कोर्स चाहिए क्योंकि उससे आपकी इन डेप्थ थिंकिंग पता चलेगी, बट नॉट लाइक कि अगर आपने नहीं किया है या अगर आपको कंप्लीट नहीं हुआ तो यू कांट स्टार्ट ऐसे। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ऐसे, यू कैन ऑलवेज गिव ओरिजिनल थिंकिंग। ठीक है, तो अब ये टॉपिक पर आप किसी से भी जनरली भी बात कर सकते हैं कि व्हेन यू आर सिटिंग विद अ फ्रेंड फॉर डिस्कशन, व्हाट डू यू थिंक, हैप्पीनेस इज द पाथ और हैप्पीनेस इज द डेस्टिनेशन। तो इस तरह के आपके डिस्कशंस भी यहाँ से आगे अप होने चाहिए। जैसे ही आपने एक बार ये एनालिसिस कर लिया है तो आपको बहुत सारे सोचने के तरीके पता चल गए कि अच्छा इस तरह से भी सोचा जा सकता है, तो अब आपको इस लेवल पे सोचना शुरू करना है। ओके, ऑलराइट। तो हैप्पीनेस वाले दो हो गए। आप जाकर फिर बाद में जस्ट चेक कीजिए कि एथिक्स के पेपर में हैप्पीनेस में क्या क्या पूछा था, पीवाईक्यूज। और आज तो अगेन टेक्नोलॉजी से काम इतना आसान हो गया, जिस टाइप एथिक्स, पीवाईक्यू और हैप्पीनेस, तो आपको और समझ आ जाएगा कि व्हाट ऑल यूपीएससी थिंक्स व्हेन दे थिंक ऑफ हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट थर्ड देखिए आप, क्राइसिस फेस्ड इन इंडिया, मॉरल और इकोनॉमिक। इंडिया में क्राइसिस है, किस तरह का क्राइसिस है, इज इट जस्ट मॉरल या इकोनॉमिक? मतलब क्या कि खाली करप्शन वरप्शन वाले इश्यूज है कि कुछ इकोनॉमिक इशू भी है इंडिया। ठीक है, तो अब आप इसको कीजिए पॉलिटी से, क्या हमारे आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? आज तक नहीं लगी है। ठीक है, तो फिर आप आर्ग्यूमेंट को यूज करते is not economic because the identity not in finance now, but yes it is economic because so many people are, many people are below the poverty line, right? तो आपको आगे सब नरेट करना है। तो ये टॉपिक हो गई। आप फोर्थ देखिए, कैन कैपिटलिज्म ब्रिंग इंक्लूसिव ग्रोथ? तो कैपिटलिज्म से हम इंक्लूसिव ग्रोथ पे जा सकते हैं क्या? कैपिटलिज्म के आपको क्या देखना है? एकदम सोचना है, सोशलिज्म के बारे में सोचना है और आपको मिक्स इकोनॉमी के बारे में सोचना है। तो आपको अलग तरीके से सोचना है, बट आपको ठीक है यहाँ से इंक्लूसिव। अब इंक्लूसिव अगर आप जैसे देखोगे कि जीएस, जैसे मैंने जीएस बताया, GS3 आपका पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ आपका एक टॉपिक है। ओके, तो आपको इंक्लूसिव ग्रोथ पे अगर आपने GS3 के पेपर में प्रिपेयर किया होता तो आपको पूरा कंटेंट वहां से याद हो जाता। ओके, so there so many. I'm not checking the chat box now. Is there something? Okay. So this is about capitalism and inclusive growth. So inclusive growth आप पढ़ते ही हो in GS3 पेपर। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं जॉबलेस ग्रोथ, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसके बाद राइज ऑफ एआई, ये हमने दोनों टॉपिक डिस्कस की थी। अब आप नेक्स्ट देखिए डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी, वेदर इट इज अ लेवलर और सोर्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अब आप देखोगे कि यूपीएससी का एक फेवरेट थीम इनइक्वालिटी है। ठीक है, अगेन इनइक्वालिटी आप जीएस पेपर 3 में पढ़ोगे, जहां पर आप इंक्लूसिव ग्रोथ पढ़ोगे वहीं पर आप इनइक्वालिटी भी पढ़ोगे, आपके ये सिलेबस का पार्ट है। तो इनइक्वालिटी के बारे में आपको क्या पढ़ना है? अब यहाँ पर उन्होंने इनइक्वालिटी को लिंक कर दिया है डिजिटल इकोनॉमी। ये कहीं ना कहीं आपको एआई से भी लिंक दिख रहा है ना, कि एआई की वजह से जॉबलेस फ्यूचर हो रहा है या कुछ लोगों को जॉब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी अगेन डिबेट करना है whether it's a leveler or whether it's a source of economic inequality। तो ये आपको डिस्कस करना है। 7 देखिए, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन फिस्कल टाइज। देखिए क्या पूछता है, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ऊपर आपने ये वर्ड कहीं ना कहीं अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले आपने कहीं ना कहीं ये वर्ड पढ़ा था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में, कि वेदर, हाँ ये वाला। इस टॉपिक देखिए, नियर जॉबलेस ग्रोथ, वेदर इट इज एन आउटकम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो आपको 2016 में ही कहीं ना कहीं उन्होंने हिंट दे दिया था कि भाई ये इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या चीज है, आप जाके पढ़िए। तो अगर आप पढ़ते तो 2017 में आपको उसका एक और मैच्योर थिंकिंग और आपको एक प्रॉपर ओपिनियन, एक एकेडमिकली साउंड आपके ऊपर आपकी नॉलेज रेडी होती है इस टॉपिक पर। तो देखिए आप 7th वाला टाइटल, इम्पैक्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लेकिन अब उन्होंने इम्पैक्ट किस पर पूछ लिया, क्योंकि आपसे एक्सपेक्ट था कि आप थोड़ा ब्रॉड रीड करें, तो उन्होंने इसका इम्पैक्ट फिस्कल टाइज पे पूछा। फिस्कल टाइज बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या, जैसे ही मैं ये वर्ड बोलती हूँ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, आपको वर्ड क्लिक होना चाहिए फेडरलिज्म। आप पॉलिटी पढ़ते हैं राइट, तो आप कहीं ना कहीं इस सेक्शन के एनालिसिस से आप ये समझ रहे होंगे कि पॉलिटी, GS3, GS4 सारे पेपर एक दूसरे में फीड इन होते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो और कुछ कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होती है, जैसे सेकंड वाली हैप्पीनेस वाली, जिसपे तो आप खुद से ही शायद बहुत कुछ लिख ले। ठीक है, तो 7th टॉपिक को आप देखिए और आप कंपेयर कीजिए इसको विद द वर्ड फेडरलिज्म। तो इन्होंने इकोनॉमिक मेजर्स पूछा, फिर इसका इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म पूछा, उसके बाद उन्होंने फेडरलिज्म को छोड़ा नहीं,
फिर 2016 में 2 बार उन्होंने फेडरलिज्म पे पूछ लिया। एक बार पूछा जिस जनरल फेडरलिज्म विच इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, वेदर ये मिथ है या रियलिटी है। दूसरा उन्होंने पूछ लिया वाटर डिस्प्यूट्स पे, वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स एंड वाटर डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स इन फेडरल इंडिया। ठीक है, तो ये तो आप पूरा आप पॉलिटी के लक्ष्मीकांत में आप फर्स्ट पेज पे आप देखते होंगे, एक टेबल होगा, रिवर्स के नाम होंगे, स्टेट्स के नाम होंगे और डिस्प्यूट के बारे में बात हो रही होगी। ठीक है, और आपने जनरल भी अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हो तो आपने वाटर रिलेटेड टॉपिक्स पे बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो ये सब आपकी जीएस की नॉलेज से सॉल्व हो जाता, राइट, हो जाना चाहिए। तो ये अगर आपने नहीं भी अब तक जीएस पढ़ा है तो आपका काम क्या होगा, मैं सिंपली जाऊं अपने लिए 2 घंटे निकालूं, ठीक है, और 2 घंटों में मैं क्या करूं, अपने आप को कंप्लीटली एक फोकस्ड एनवायरनमेंट में रखूं और उस फोकस्ड एनवायरनमेंट में सबसे पहले मैं फेडरलिज्म को समझूं। What is cooperative federalism, whether it's a myth or reality? My task is simple. I just type this topic on the web और मुझे आज तो AI की भी हेल्प मिल गई है, चैट जीपीटी की भी हेल्प मिल गई है। मैं चैट जीपीटी से पूछूं कि प्लीज प्रिपेयर एन एसे ऑन दिस टॉपिक, स्ट्रेटेजिकली आपको यूज करना है, ओके, नॉट लाइक आपको चैट जीपीटी जो बोलेगा आपको कंप्लीटली बिलीव करना है। आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आना चाहिए, ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वन, बट व्हाट अबाउट योर ओन माइंड? ठीक है, तो अब मैं अपने माइंड से आपको इतनी सारी एनालिसिस कर बता रही हूँ, आपको अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाना है। ओके, मैं अब मेरा टास्क है कि मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे पढ़ूं और उसके बारे में 1-2-4 ओपिनियन पीसेस पढ़ लूं। ठीक है, कुछ रेडीमेड एसेज मिल जाए तो वो पढ़ लूं, कुछ एआई की मदद से कुछ पढ़ लूं और मैं अपने लेवल पे उसका एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लूं। पहले तो मैं समझ लूं, उसके बाद शॉर्ट नोट प्रिपेयर क्यों करना है। देखिए, नोट मेकर नहीं बनना है हमको यहाँ पर, ना ही नोट कलेक्टर बनना है यूपीएससी प्रिपरेशन में। You are going to collector, that collector is a different, that is called as a district magistrate, but not a note collector. Okay, when you are making any note, just मैं आपको एक पैरेलल चीज बता रही हूँ, वो नोट क्यों बनती है, वो नोट आपके मेमोराइजेशन के लिए बनती है। ठीक है, थोड़ा सा आप समझिए ये बात को। अब जैसे मैंने अभी इतनी सारी चीजें आपको बताई, अब कितने लोग इतना कुछ अगर मैं ब्लैंक पेज रखती हूँ तो रिटेन कर पाएंगे। ओके, किसकी मेमोरी बहुत अच्छी होगी तो वो बोलेगा कि हाँ फेडरलिज्म पे बात थी और इकोनॉमिक मेजर्स पे बात थी। फिर कोई बोलेगा कि हाँ सोशल मीडिया बहुत बार सुना, कुछ तो मेरे कान में गया था, सोशल मीडिया शायद हो सकता है। अच्छा, किसने किसी और को कुछ याद आएगा। तो ये जो आपकी मेमोरी है ना, दिस इज योर सुपरफिशियल मेमोरी। व्हेन आई एम सेइंग दैट मेक अ नोट, व्हाट आर यू डूइंग? मेक अ नोट इज जस्ट दैट जब आपकी पूरी रीडिंग हो गई, ठीक है, पूरी आपकी रीडिंग हो गई, अब जैसे इसी की रीडिंग पूरी हो गई तो अब आपको यहाँ से एक कीवर्ड मिल गया हैप्पीनेस, ठीक है, एक कीवर्ड आपको मिल गया इंक्लूसिव ग्रोथ, एक कीवर्ड आपको मिल गया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो आपने इस चीज का नोट बनाया कि अच्छा ये टॉपिक्स थी, आपने कीवर्ड्स लिख लिए। और ये कीवर्ड्स आपने क्यों लिखे, बाय डिड वी राइट दिस, सो दैट यू कैन बिल्ड अ मेमोरी। ठीक है, तो आपको मेमोरी बिल्डिंग के लिए ये नोट वाले जोन पे जाना है, न तो आपको नोट कलेक्टर नहीं बनना है। दिस इज जस्ट दी जब हम लोग स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे मेमोरी बिल्डिंग एंड मेमोरी रिट्रीवल, तो दिस इज दी एंटायर आइडिया, रिट्रीवल एंड रिप्रेजेंटेशन। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट, हम लोग जाएंगे 2 घंटे फोकस्ड टाइम निकालकर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे थोड़ा सा पढ़ेंगे, कुछ एआई से पूछेंगे, कुछ ओपिनियन पीसेस पढ़ेंगे न्यूज़पेपर से, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो देखेंगे कि कोई हिंदी मीडियम की आर्टिकल्स इस पे अच्छी है, कुछ कोट्स कलेक्ट करेंगे, इंग्लिश हिंदी उर्दू वही जो आपको करना है। और फिर हमको जब ऐसा लगता है कि हम को पढ़ लिए तब हम उसको बस सबकी मेमोरी बिल्ड करें। ठीक है, कुछ लोगों की जरूरत ना हो, कुछ लोग शायद फ्लैश कार्ड पे लिख ले या कुछ ऐसे ही याद कर ले, कुछ अपनी लाइफ ले, तो उनकी तरीका इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी मेमोरी बिल्ड होनी चाहिए, दैट आपको कल जब बिना कोई चीज बतानी, मुझे अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बिना देखे ऐसे सुपरफिशियल मेमोरी से कुछ भी नहीं बोल, बट अगर मुझे एक क्लियर आप मुझे उसका रिप्रेजेंटेशन दे सके। ओके, तो आपका टास्क बहुत सिंप्लीफाई हो गया है, आपको टॉपिक्स मिल गई है, अब आपको हर टॉपिक पे जाकर इस तरह से पढ़ना। फिर जब आपने एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे पढ़ना शुरू किया, सब कुछ शॉर्ट याद आना चाहिए कि वाटर डिस्प्यूट यूपीएससी ने कुछ पूछा था, तो मैं थोड़ा सा फेडरलिज्म के साथ साथ वाटर डिस्प्यूट पढ़ लेता हूँ। अच्छा, तो उससे फिस्कल टाइप भी पूछा तो थोड़ा फेडरलिज्म को फिस्कल टाइप से लिंक करके पढ़ता हूँ। तो इस तरह से आपको अपनी प्रोसेस को भी टीवाईक्यू से पूरी तरीके से सिंक कर देना है। ठीक है, बिकॉज एज यू रिमेंबर आवर टास्क इज जस्ट टू क्लियर द एग्जाम। अभी के लिए तो ये टास्क, ये गोल को नहीं भूलना है, तो क्लियर द एग्जाम। हमको इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इस एग्जाम के थॉट प्रोसेस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और उस तरह से हमको पूरी प्रिपरेशन को अलाइन करना है, नहीं तो यू आर प्रोन टू गेट लॉस्ट इन द ओशन कि अब तो मैं फेडरलिज्म पे इतना डूब जाऊं कि मुझे पता ही नहीं कहाँ स्टॉप करना है. तो यू शुड ऑल्सो नो वेयर टू स्टॉप. Okay, because then you will get lost. So you just now prepare on 3 dimensions because these 3 dimensions were asked. And then if at all there is 1 dimension in current affair which is वो बहुत फिर visible हो जाएगा. जब तक आपकी preparation advanced stage पे पहुंचेगी तो वो चीजें बहुत easily आपको समझ भी आ जाएगी और आपको बहुत easily वो आप follow कर सकते हो. उसको challenge नहीं समझना है. Okay, तो हमने इकोनॉमी के भी टॉपिक्स देख लिए, साइंस एंड टेक के भी देख लिए. आप थोड़े बहुत इन्वायरमेंट के देख लो फटाफट. ये 8, 9 and 10 forest are the best case studies for economic excellence. Then forest precedes civilization. Forest are the best case studies for economic excellence. Then they are asking forest is preceding civilization and deserts are following them. ये 2024 का क्वेश्चन है कि जो फॉरेस्ट है वो सिविलाइजेशन के पहले था और अब सिविलाइजेशन जब बन गई, ठीक है, तो अब हम लोग उसको इतना ज्यादा पोल्यूट कर रहे हैं या इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट चीज डेजर्ट्स आ रहे हैं. ठीक है. थर्ड 10 देखिए, ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंडिया. या ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट किया था. तो देखिए अब फॉरेस्ट कीवर्ड पे ही उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछ लिए कि फॉरेस्ट को एक बार इकोनॉमिक एक्सेलेंस से लिंक कर दिया, दूसरी बार उन्होंने जस्ट कहा कि कैसे सिविलाइजेशन के बनने से पहले फॉरेस्ट जो थे अच्छी तरीके से थे. देवर प्रिस्टीन, देवर लश ग्रीन, देवर अच्छी तरीके से डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ था. बट उसके बाद जो है डेजर्ट्स फॉलो हो गए. तो आपको ये भी एक एंगल समझ में आ गया कि जब आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो आपको उसको इकोनॉमिक एक्सेलेंस टेक्नोलॉजी से लिंक करना है. ओके, तो क्विकली हम थोड़े और देख लेते हैं. हाँ, आई आर आपका GS2 में आता है. ठीक है, तो जब आप GS2 पढ़ोगे तब आप IR को बहुत अच्छे से पढ़ोगे. तो उसी GS2 में आप छोटा सा टॉपिक पढ़ते हो, नैम. नैम क्या है? नॉन अलाइन मूवमेंट. तो हैज नैम लॉस्ट इट्स रेलेवेंस 2017. कितना सिंपल टॉपिक है. आपने GS2 में नाम तो एक इजीली पढ़ा है, तो आपको बस नाम के ऊपर पूछ लिया. फिर नेक्स्ट देखिए, इंडियन बॉर्डर डिस्प्यूट. सिक्योरिटी में आपका पूरा एक टॉपिक है. GS3 सिक्योरिटी में आपका बॉर्डर डिस्प्यूट एक पूरा टॉपिक है. मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क. तो आपको वहां से ऑर्डर मिल गया. थर्ड देखिए, साउथ एशियन सोसाइटीज आर वोवन नॉट अराउंड द स्टेट बट देयर प्लूरल कल्चर एंड प्लूरल आइडेंटिटीज. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर सोसाइटी को उठा लिया उन्होंने, साउथ एशिया की सोसाइटी को, और उसको क्या कहा कि इसका एक अपना कल्चर है, एक अपनी आइडेंटिटी है. ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स जो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस पर बहुत अच्छे से पढ़ा है और मैं एक इतने सारे वर्ड्स इस पर लिख सकता हूँ, तो आप जरूर लिखिएगा. या अगर आपको लगता है नहीं, मुझे स्पेसिफिक टॉपिक्स मेरी स्ट्रेंथ नहीं है, तो देखिए आप यूपीएससी चॉइस भी कितना दे रहा है आपको. तो कई बार ऑफकोर्स फिलोसफिकल एसेस को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, बट जो अदर टॉपिक्स है उसमें आपके पास कितनी चॉइस है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, एज अ एस्पिरेंट मेरा सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है या मेरा पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है, मैं पॉलिटी तो मुझे मतलब आर्टिकल्स पढ़ने में भी मजा आता है, या एनवायरमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो आपके पास खुद के एक सेक्शन का भी स्कोप है, काफी हद तक है. तो आप इस चीज को अपना स्ट्रेंथ समझिए और इसको बेहतर इस्तेमाल कीजिए. ओके, अब जैसे हमने ये पढ़ा आइडेंटिटीज, कल्चर, तो इसका फर्स्ट आप देख लीजिए क्विकली. हिस्ट्री पे उन्होंने पूछा है 2-3 चीजें. हिस्ट्री, कल्चर इज व्हाट वी आर, सिविलाइजेशन इज व्हाट we have. Culture is what we are, civilization is what we have. Again, थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा फिलोसफिकल एंड पे है, बट अगेन ये हिस्ट्री और कल्चर को ही हाईलाइट कर रहा है. नेक्स्ट देखिए, साउथ एशियन सोसाइटीज, यही वाला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, प्लूरल कल्चर, प्लूरल आइडेंटिटी. नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये वाले जो 2 टॉपिक्स है, इसमें हिस्ट्री को कीवर्ड बनाया उन्होंने. हिस्ट्री बोलते ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट को लिख दिया, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. बस उन्होंने 2 चीजों को अपेंड किया कि पहली बार एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स. ओके, क्या होता है इसका मीनिंग हम लोग ऐसे डिस्कशन अलग से करेंगे, अभी हम सिर्फ टॉपिक्स देख रहे हैं. आप फिर थर्ड टॉपिक देखिए, हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन. ठीक है, इसका इमीडिएट मीनिंग क्या आपको समझ में आता है? साइंस मतलब लॉजिक, एक कीवर्ड हम लोग लिंक कर रहे हैं, रोमांटिक मतलब शायद इमोशनल. ठीक है, तो हिस्ट्री में बहुत विक्ट्रीज हुई है, किसकी? लॉजिकल मैन की ओवर द इमोशनल मैन. हाउ मच दिस इज ट्रू, हाउ मच दिस इज फॉल्स. So that is 2022 topic. Okay, तो ये इसमें अगेन हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ 2021 में, 2022 में हिस्ट्री का ये एंगल. तो अगर आपने ये टॉपिक को बहुत ब्रॉड सोचा होता 4-5 एंगल से, तो शायद आपका एक एंगल जो आपने सोचा होता वही नेक्स्ट ईयर का अगेन टॉपिक बन गया. आपने अगर ये टॉपिक को हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ को आपने बहुत वाइडली सोचा होता, और उसमें से शायद आप ये वाला एक प्रिडिक्ट कर सकते थे. ओके, तो हिस्ट्री वाला हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोसाइटी. तो सोसाइटी में देखिए क्या है.
सोसाइटी डाइवर्सिटी यूनिटी। तो इसमें कुछ स्टैंड अलोन टॉपिक्स है। यूपीएससी का एक फेवरेट एंगल है, जैसे अभी हम लोग GS3 का इंक्लूसिव ग्रोथ देख रहे थे और हम लोग इनइक्वालिटी देख रहे थे, वैसा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड justice is UPSC's favorite area, social justice. Okay, because that is what you are as a bureaucrat, right? आप एक public policy इम्प्लीमेंट करने वाले, आप एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो आपको एज अ पब्लिक पॉलिसी प्रैक्टिशनर क्या करना है? वहां पर आपको जाकर गवर्नमेंट स्कीम्स को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना है कि सोसाइटी में जस्टिस आ सके, इनइक्वालिटीज कम हो, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो, नॉट जस्ट इन GDP टर्म्स बट ऑल्सो इन, अभी भी हमने पढ़ा था, GDH टर्म्स विच इज योर हैप्पीनेस, ठीक है, नॉट जस्ट मनी बट ऑल्सो हैप्पीनेस, और एक इक्वालिटी रहे, जस्टिस रहे, लाइक BPL वाले लोगों को हमको ऊपर लेकर आना है, ठीक है, तो ये मोबिलिटी, तो ये सारी थीम्स यूपीएससी के बहुत फेवरेट है। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक क्या था? देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अगर आपको कहीं पर भी सोशल जस्टिस करना है, सी इवन इफ यू वांट टू डू चैरिटी, फर्स्ट यू शुड हैव सम मनी इन योर पॉकेट, राइट? आप कैसे किसी गरीब को दे सकते हो जब तक आपके पास नहीं होगा? तो वही वो लोग कह रहे हैं कि देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। समझा आपको? कि जब इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी रहेगी और सोशल जस्टिस ही नहीं है, तो वो प्रोग्रेस भी कोई काम का नहीं। तो वही कि यू हैविंग लॉट्स ऑफ मनी बट यू हैव नो हार्ट टू गिव टू एनी पुअर। ओके, तो मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रही हूँ सो दैट आपको क्विकली टॉपिक का जिस्ट समझे, बट ऑफ कोर्स इसको बहुत ब्रॉडली हमको डेप्थ में जाकर डिस्कस करना है हर टॉपिक को। नेक्स्ट देखिए आप, अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस is a society that needs less charity। देखिए, अगर आपकी सोसाइटी में ही जस्टिस है, ठीक है, तो चैरिटी का करते हैं हम श्योर हम सेक्शन को लीडर सेक्शन को जाके किसी चैरिटी आप क्वालिटी को उन्होंने क्या की, तो ये बहुत बहुत इससे बहुत कि जो एक इंसान के बेहतर है सोसाइटी के लिए बेहतर है। they are weighed down by restrictions, but boys with demand, उनको डिमांड देता है, they both are two equally harmful disciplines। तो ये एक पेट्रियार्की और विमेन, इसके ऊपर एक नया फ्रंट खुलता है। फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इंडिया इज अ मिथ, मतलब न्यू वुमेन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, इज इट अ मिथ? 2017 एंड इफ यू सी 2023 अगेन वो लोग गर्ल्स बॉयज पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, ग्रोथ डेवलपमेंट वेलफेयर, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ का पढ़िए और यहाँ का पढ़िए। 50 गोल्ड्स इन ओलंपिक, कैन दिस बी अ रियलिटी? और ये देखिए, इज द ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन गुड फॉर द यूथ? तो वही पूछता है कि जो ये है, इज इट कैन इट बी अ रियलिटी, एंड देन ग्रोइंग लेवल ऑफ कंपटीशन, इज इट गुड फॉर यूथ? ओके, next these are all standalone topics, some things you can also read by yourself, I'll provide you this PDF। poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere। तो आपको एक और एक पॉवर्टी, GS3 में आप बहुत पढ़ते हो पॉवर्टी का आपका एक स्कीम हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट आप पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ह्यूमन लॉज, हेल्थ एंड एजुकेशन। देखो एजुकेशन पे 3 बार पूछ लिया, ठीक है। सिक्योरिटी, तो मोर और लेस हमने PDF ऑलमोस्ट गो थ्रू किया है। फिलोसफिकल टॉपिक 3 सेपरेटली। अब हम लोग 2 चीजों के लिए फ्लोर को ओपन करेंगे, एक तो क्वेश्चंस के लिए, बट उससे पहले
एजेंडा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो नेक्स्ट अब हम लोग यही टॉपिक का जो है, आपको कुछ चीजों पे खुद प्रिपेयर करना होगा, कुछ चीजों का वी कैन प्रोवाइड, वी विल प्रोवाइड। तो ये चीज हो गई कि हम लोग कुछ चीजों का ट्राई करेंगे कि आपको प्रोवाइड कर दें, बट अगर हम लोग इन डेप्थ नहीं भी प्रोवाइड करते तो आपको किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना है, आपको अपने लेवल पर भी चीजों को प्रिपेयर करना है, और जितना आप खुद का प्रिपेयर करोगे उतना आपका यूनिक कंटेंट बनेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर, बॉडी के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, कुछ चीजें प्रोवाइड करेंगे एंड हिंदी मीडियम के लिए एक जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ टॉपर कॉपीज है, कुछ चैनल्स है, वो सारी चीजें मैं तनीश सर से शेयर करूंगी, वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, तो सेकंड लेवल पे आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है कंटेंट, कौन से थीम्स पर, ऑन व्हाट, ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट दिन कल मिलेंगे तो हम लोग थोड़ा सा एक दो टॉपिक्स को खोलेंगे और हम लोग इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक्स पे। उसके बाद वी विल बी टेकिंग अ 15 डे और समथिंग ब्रेक, एंड देन आफ्टर प्रीलिम्स वी विल मीट, एंड देन व्हेन वी मीट वी विल डिस्कस ईच ऐसे। मतलब अब तो हमने एक सारी टॉपिक्स देखी, फिर हम लोग कुछ ऐसेज उठाएंगे, कुछ ऐसेज के मैं आपको मॉडल आंसर्स दे दूंगी। ठीक है, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि पहले आप अपना थॉट उस पर लगाएं। तो फर्स्ट आप अपना थॉट लगाएंगे,